हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हंगेरी के स्टडी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में 12 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और अब मैं हंगेरी की यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा होता है उसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। फिर देखिए, अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फिर हम बात करेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका से अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि आपको ट्यूशन फ़ी किस स्टेज में देनी है। फिर हम बात करेंगे एकोमोडेशन की। देखिए, हंगेरी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि आप ये शो करें कि आप हंगेरी में कहाँ रहने वाले हैं, आपकी एकोमोडेशन कहाँ पे होगी। फिर हम बात करेंगे कि हंगेरी के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपका स्पॉन्सर कौन हो सकता है। फिर हम बात करेंगे वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान जो टेस्ट होता है उसके बारे में। फिर हम बात करने वाले हैं कि वीज़ा कुछ केसेस में रिफ्यूज़ हो जाता है तो रिफ्यूज़ल के रीज़न्स क्या होते हैं, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी रिफ्यूज़ल के रीज़न्स को अवॉइड करने में जब आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हों। फिर हम बात करेंगे कि जो वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। फिर हम बात करने वाले हैं हंगेरी के टीआरसी के बारे में। और फिर हम बात करने वाले हैं हंगेरी में पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, आप कितना काम कर सकते हैं हंगेरी में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, एक बार आप हंगेरी में डिसाइड करते हैं कि आप हंगेरी में पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी साथ साथ। अब देखिए, हंगेरी का जो स्टडी वीज़ा होता है उसको ऑफिशियली जो हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है bmbah.hu या oif.gov.hu, उसमें इसे बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़। और ये जो वीज़ा होता है इसका पर्पस है कि आप हंगेरी जाएं और वहाँ पे टीआरसी या रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन करें, जिसके बेसिस पे आप हंगेरी में पढ़ सकें। फिर हम दूसरी बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। देखिए, क्या होता है कि जो हंगेरी का रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़ होता है इसकी वैलिडिटी डिपेंड करती है कि आपकी पढ़ाई का ड्यूरेशन कितना है। तो जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी 1 साल से लेके 3 साल तक हो सकती है। लेकिन जो आमतौर पे मैंने देखा है, जो रेजिडेंस परमिट कार्ड मिलता है या टीआरसी कार्ड मिलता है हंगेरी का, एक बार जब आप हंगेरी आ जाते हैं उसके बाद उसकी वैलिडिटी आमतौर पे 2 साल होती है, मैं कहूँगा 90% केसेस में। फिर हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए, क्या है हंगेरी में एडमिशन जो होता है वो टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होता है। कुछ केसेस में सिर्फ टेस्ट काफ़ी होगा, कुछ केसेस में टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा, कुछ केसेस में सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब ये जो इंटरव्यू होता है ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है ये टेस्ट किया जा सके। फिर ये भी टेस्ट किया जा सके कि आपका एक्चुअल में इंटेंशन पढ़ने का है या आप किसी और इरादे से या इलीगल इमिग्रेट होने के लिए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू सही रहता है और आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देती है। अब एक बार जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो आपको साथ में तैयारी करनी है डॉक्यूमेंटेशन की। अब अगर हम बात करते हैं हंगेरी के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस की, तो एक डॉक्यूमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसे एक्वायर करने में कुछ टाइम लग सकता है वो है पीसीसी या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इसको आपने बेसिकली जब आप एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, मैं कहूँगा उसके साथ साथ ही अप्लाई कर देना है, ताकि आपको वीज़ा इंटरव्यू से पहले ये डॉक्यूमेंट मिल जाए। और इस डॉक्यूमेंट को आपको अपोस्टिल भी कराना होता है। अब देखिए, इंडिया में या तो आप इसे पासपोर्ट ऑफिस से बना सकते हैं और कई बार जो पुलिस से बनता है वो भी एक्सेप्टेबल है अगर आप उसे अपोस्टिल करा लें तो। फिर हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। देखिए, क्या है, एक बार आपने यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया है तो आपको ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ती है। ये ट्यूशन फ़ीस जो यूनिवर्सिटी मांगती है वो आम तौर पे साल भर की होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 महीने की फ़ीस भी एक्सेप्ट करती हैं, वो आपके ऑफ़र लेटर में मेंशन होगा कि कितनी आपको फ़ीस
देनी है। फिर हम आ जाते हैं एकोमोडेशन पे। देखिए, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एकोमोडेशन का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अब एकोमोडेशन प्रूफ कुछ केसेस में यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, वो ऑफर लेटर में मेंशन कर देंगे कि आपका एकोमोडेशन यहाँ पे होगा, और कुछ केसेस में यूनिवर्सिटीज़ आपका एकोमोडेशन नहीं मेंशन करती हैं। तो इस केस में आपको एकोमोडेशन पहले से अरेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो सेमलवाइस यूनिवर्सिटी है वो एकोमोडेशन नहीं देती है, और तो वहाँ पे आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे एकोमोडेशन प्रूफ के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके ऑफर लेटर में मेंशन कर देंगी कि आपका एकोमोडेशन ये होगा, लेकिन वो सिर्फ वीज़ा पर्पसेस के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस एकोमोडेशन में रुकेंगे। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं कि एकोमोडेशन पे लेके उनका क्या अरेंजमेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं वीज़ा की। देखिए, क्या है वीज़ा, आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं, श्रीलंका से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी तक आज की डेट में ये ज़रूरी है कि आपका इंटरव्यू होगा। और ये जो इंटरव्यू होता है ये बेसिकली होता है आपकी अंग्रेज़ी देखने के लिए, साथ ही ये भी देखने के लिए कि आपकी इंटेंशन क्या है पढ़ने की, और क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। कई बार साथ में टेस्ट भी होता है, और ये टेस्ट मैथ्स का हो सकता है। मैथ्स का टेस्ट जनरली तब होता है जब आप मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो या साइंस पढ़ने जा रहे हो, और अगर आप मेडिसिन या नर्सिंग पढ़ने जा रहे हैं तो बायोलॉजी का भी टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट की भी आप प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी मैथ्स जो थी वो उस दिन ठीक नहीं थी और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो इसको लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली वीज़ा प्रोसेस का हिस्सा है, और खासकर जो मैथ्स का टेस्ट होता है ये 5th 6th के लेवल का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बारी होता है कई बारी नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको लेके प्रिपेयर्ड रहिए। अब फिर हम बात कर लेते हैं वीज़ा मिलने या ना मिलने की। देखिए, क्या होता है, एक बार एम्बेसी डिसीजन ले लेती है तो ये डिसीजन बेसिकली दो तरीके से अब कन्वे होता है। या तो आपको ईमेल आ जाएगा जिसमें बेसिकली अटैचमेंट भी होगा, जो हंगेरियन इमिग्रेशन है उसका, उसमें लिखा होगा कि आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड अप्रूव हो गया है और पीरियड ऑफ वैलिडिटी इतने से इतना तक है। कुछ केसेस में क्या होगा कि एम्बेसी आपको एक ईमेल भेजेगी या फ़ोन करेगी कि आप हंगेरी की एम्बेसी में आके अपना डिसीजन कलेक्ट कर लीजिए। तो इस केस में आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आ जाता है। अब फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर बाय चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको क्या करना है और क्या रीज़न है। देखिए, क्या है, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के जो कारण हो सकते हैं वो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू सही नहीं रहा हो, आपका टेस्ट सही नहीं रहा हो, या जो आपका स्पॉन्सर है वो नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर हर कोई नहीं हो सकता, हम स्पॉन्सर के बारे में भी बात करेंगे। या फिर आपके स्पॉन्सर का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, अकाउंट में पैसा तो है, ये कहाँ से आ रहा है ये क्लियरली प्रूव नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं स्पॉन्सर की। देखिए, स्पॉन्सर कौन हो सकता है। स्पॉन्सर आपके फादर, मदर, या फिर आपका स्पाउस, या आप खुद हो सकते हैं। स्पॉन्सर आपके अंकल, ब्रदर, सिस्टर नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट ने ब्रदर को स्पॉन्सर बनाया और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। फिर हम बात कर लेते हैं कि एक बार जो आपको वीज़ा मिलता है तो ये जो वीज़ा होता है ये आपके पासपोर्ट पे स्टिकर की फॉर्म में होता है। ये डी वीज़ा होता है जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, और इस वीज़ा का पर्पज़ है कि आप हंगेरी ट्रैवल करके अपना टीआरसी कार्ड ऑब्टेन करें। तो इस पर 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है और 30 डेज़ लिखा होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। तो इस वीज़ा को लेके आप हंगेरी जाएंगे, और जब आप हंगेरी पहुंचेंगे तो बहुत सारे केसेस में ये होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका टीआरसी कार्ड आपको मिल जाएगा। और ये जो टीआरसी कार्ड है इसकी वैलिडिटी 2 साल होती है। इस टीआरसी कार्ड के बेसिस पे आप शेंगन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं, और सपोज़ करिए आप कोई वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं। आप इस टीआरसी कार्ड के बेसिस पे हंगेरी के बाद शेंगन जोन में मैक्सिमम 90 डेज़ रह सकते हैं। आप काम नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट हंगेरी में
30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं सेमेस्टर के दौरान। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और जो हंगेरी में जॉब्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली मैं कहूँगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, फैक्ट्रीज़ में है, फूड डिलीवरी में है, आईटी में है, कॉल सेंटर्स में है। ये डिपेंड करेगा कॉल सेंटर में जॉब के लिए कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है हमारा 12 फैक्ट्स अबाउट हंगेरी स्टूडेंट वीज़ा आपको पसंद आया होगा। अगर आप हंगेरी में पढ़ना चाहते हैं या आपको हमसे वीज़ा असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।